चलिए दोस्तों, अब किया जाए अपने शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स का अगला जो टॉपिक है दोस्तों, वो है हमारा शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट हमने ये जाना कि भैया अगर कोई एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर किसी भी कंपनी के अंदर शेयर्स खरीद लेता है तो भाई अब उसे क्या करना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। पैसा दे दिया। पैसा देने के बाद कंपनी भी तो कुछ करे, कम से कम कोई सबूत तो दे दे, एविडेंस तो दे, प्राइमा फेशी एविडेंस, यानी देखते ही जिसे पता लगे कि हां इस इन्वेस्टर ने इस कंपनी में पैसा लगाया है। तो अगर कोई इन्वेस्टर पब्लिक में से आकर के कंपनी के शेयर्स खरीद लेता है, कंपनी के, ठीक है जी, शेयर्स परचेज करने के बाद कंपनी अब उसे क्या देगी? एक एविडेंस देगी। एविडेंस, प्राइमा फेशी एविडेंस होगा वो यानी ऐसा एविडेंस जिसे देखते ही पता लगे कि हां इसी व्यक्ति ने इतना पैसा लगाया हुआ है। तो भाई इन्वेस्टर ने अगर शेयर्स परचेज किए तो कंपनी उसे एक ऐसा प्राइमा फेशी एविडेंस देगी जो बताएगा कि यही इन्वेस्टर अब कंपनी का शेयर होल्डर भी है, मेंबर भी है। भाई बोलो हाँ या ना? भाई शेयर्स खरीदते ही शेयर होल्डर बन जाता है, लेकिन मेंबर कब बनता है? जब उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिख दिया जाता है और जल्द से जल्द ये काम किया जाता है। ठीक है क्या नहीं? यानी यहां पर शेयर होल्डर और मेंबर एक ही हो गए। तो प्राइमा फेशी एविडेंस के रूप में एक शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा और ये शेयर सर्टिफिकेट देगा कौन? कंपनी देगी। इस सर्टिफिकेट में लिखा भी तो कुछ ऐसा होगा ना भाई जिसके कारण यह पता लगेगा कि वाकई ये इन्वेस्टर इस कंपनी का शेयर होल्डर या मेंबर है और कितने शेयर्स आखिरकार लिए हुए हैं। यानी ये शेयर सर्टिफिकेट बहुत सारी बातें बताने वाला है। आइए देखें कौन कौन सी बातें। इसमें एक तो भैया कंपनी का नाम लिखा होगा, ठीक बात है कि नहीं? नेम ऑफ कंपनी एंड इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। फिर उस पर्सन का नाम, नेम ऑफ शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर्स टेकन, इसके अलावा कितना पैसा उसने दे दिया है, अमाउंट पेड अप ऑन दोज शेयर्स। ठीक बात है कि नहीं? उसके अलावा कुछ ऐसी बात लिखी होनी चाहिए जिससे कि पता लगे कि वाकई ये शेयर सर्टिफिकेट इसी कंपनी ने इशू किया है। जैसे कि कंपनी की कॉमन सील लगी होनी चाहिए। कंपनी के सिग्नेचर होते हैं भाई ये, और कंपनी के सिग्नेचर आ गए तो मान लीजिएगा कि हां कि भाई ये कंपनी के तरफ से ही आया है। और कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है भाई, उसकी कॉमन सील तो कोई भी लगा दे, लेकिन क्या इसकी जिम्मेदारी ऐसे ही किसी भी पर्सन को दे दी जाएगी? बिल्कुल भी नहीं भैया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब तक इस शेयर सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए रेजोल्यूशन पास नहीं कर देते तब तक यह शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। यानी इस शेयर सर्टिफिकेट के हम कंटेंट्स की बात कर रहे हैं, क्या क्या होगा उसमें, लेकिन इसको इशू करने से पहले क्या करना पड़ेगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा कि हां इस व्यक्ति जिसने की पैसा लगाया है सारी रिक्वायरमेंट पूरी की हुई है, तो इसको ये प्राइमा फेशी एविडेंस इशू कर देना चाहिए, यानी सर्टिफिकेट इशू कर देना चाहिए।
कितने टाइम में? 2 महीने के अंदर। जैसे ही अलॉटमेंट हुई वैसे ही 2 महीने के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो और क्या हो गया भैया, जब रेजोल्यूशन पास होगा तो डायरेक्टर भी तो इसे कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक किया, तो वो भैया सिग्नेचर भी करेंगे अपने। तो कम से कम 2 डायरेक्टर्स, कम से कम क्या 2 ही डायरेक्टर साइन करते हैं। ठीक है, प्लस कंपनी सेक्रेटरी, प्लस कंपनी सेक्रेटरी, ये लोग जो हैं इस पर साइन करके देंगे। क्या ये बात समझ आई? यानी शेयर सर्टिफिकेट इस इन्वेस्टर को प्राइमा फेशी एविडेंस ये इशू तो किया जाएगा, लेकिन कितने टाइम में? इशू विद इन कितने महीने में? टाइम याद कर लो, 2 मंथ्स। ठीक है जी, 2 महीने के अंदर अंदर। 2 महीने कहां से लेंगे ये भी चेक करने वाली बात है। इसमें भी 2 पॉइंट्स आ सकते हैं। कौन से 2 पॉइंट भैया? सबसे पहला पॉइंट तो ये आ सकता है कि ये लोग जो हैं, इन लोगों ने क्या किया है, अपने शेयर्स को खरीदा है इन्वेस्टर ने, तो भैया इनको शेयर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कितने टाइम में? विद इन 2 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट, विद इन 2 मंथ्स ऑफ अलॉटमेंट। तो विद इन लिख दिया ऊपर, 2 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ अलॉटमेंट लिख देता हूं मैं। एक बात और है, वो भी मुझे बतानी है, लेकिन उससे पहले आपको ये सारा हिस्सा नोट कर लेना चाहिए। इसे आप नोट करिए, फिर मैं चलता हूं दोस्तों आगे। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट।
चलें जी आगे। तो अब सवाल ये आता है कि भाई हम ये दूसरे पॉइंट की क्या बात कर रहे थे। ये ए पॉइंट हो गया, जब अलॉट हुए तो भैया उसके 2 महीने के अंदर दे दो। लेकिन मान लो कि ये कंपनी अभी नई नई बनी है। अब नई कंपनी जब बनेगी तो आपको मालूम है कि उसके अंदर मेंबर्स आते हैं नए। वो पहले मेंबर्स कौन होते हैं, क्योंकि पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए दोस्तों, 7। अब सवाल ये आता है, मान लो कि वो 7 लोगों की बात करता हूं मैं, तो 7 सब्सक्राइबर्स आएंगे कि नहीं आएंगे? 7 सब्सक्राइबर्स आएंगे। अब वो जो 7 सब्सक्राइबर्स हैं, ये 7 के 7 सब्सक्राइबर्स कंपनी के मेंबर भी बन जाते हैं। कंपनी के मेंबर तभी बन जाते हैं जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है और उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ जाता है। रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ गए तो भैया उनको भी तो शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो जब कंपनी के मेंबर बनते हैं उसी वक्त डिक्लेरेशन भी दे देते हैं कि भैया कम से कम कंपनी का 1 शेयर जरूर लेंगे, ठीक है कि नहीं? तो उन लोगों को भी हमें क्या देने पड़ेंगे, शेयर सर्टिफिकेट। तो अगर नई कंपनी है तो उन मेंबर्स को 2 महीने के अंदर सर्टिफिकेट देना है, लेकिन वो 2 महीने कहां से काउंट करेंगे? 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। तो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें क्या करना होगा, उनको इन 2 महीने, इस डेट के 2 महीने के अंदर अंदर हमें शेयर सर्टिफिकेट देने होंगे। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अब सवाल यह आता है कि जहां पर, अच्छा इस पॉइंट की बात 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। अब तो 1 पर्सन कंपनी भी आ गई है दोस्तों। 1 पर्सन कंपनी के अंदर एक ही पर्सन होता है कंपनी में, तो भैया फिर साइन कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी तो है ही है, चलो कर दिया, और एक बंदा तो है ही है उसमें। मैं ओपीसी की बात कर रहा हूं, 1 पर्सन कंपनी। इस केस में एक व्यक्ति तो कर ही देगा। वो जो दूसरा व्यक्ति है ना, ये जो सेकंड पर्सन है, इसकी अपॉइंटमेंट होगी। ओपीसी के केस में मैंने आपको बताया भी था कि मेंबर तो एक मेजर है ही, वो कंपनी चलाएगा ही, लेकिन एक और ऐसा व्यक्ति अपॉइंट करना होता है जो इस व्यक्ति के मौजूद ना रहने पर, यानी फॉर एग्जांपल एक्सपायर हो गया, कुछ और हो गया, तो फिर किसकी लायबिलिटी होगी? वो सेकंड पर्सन की लायबिलिटी होती है। उसका नाम पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं ओपीसी में। तो ये जो सेकंड पर्सन है फॉर एग्जांपल, ये कौन है, उस पर्सन को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये हो गया पर्सन डिक्लेयर्ड। इसीलिए अगर कभी शेयर सर्टिफिकेट देना हो तो एक तो ये खुद दे देगा और दूसरा पर्सन जो डिक्लेयर किया गया वो इस पर साइन करेगा। क्या ये बात समझ में आती है? ओके। तो ये था हमारा शेयर सर्टिफिकेट का काम, जहां पर मटेरियल रूप में यानी पेपर के रूप में शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो मैं इसे क्या कह दूं, शेयर सर्टिफिकेट जब भी दिया जाएगा शेयर्स के बदले में, ये मटेरियलाइज्ड सिस्टम है दोस्तों। क्या कहते हैं हम इसे? मटेरियलाइज्ड सिस्टम। क्यों? क्योंकि पेपर फॉर्म में आप शेयर सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अब आप कहोगे सर क्या कुछ ऐसा भी होगा जहां पेपर फॉर्म नहीं होगी? यस, ऐसा भी होगा। उसे हम कहते हैं डीमटेरियलाइज्ड सिस्टम या डिपॉजिटरी सिस्टम। उसके बारे में भी हम अच्छी तरह बात करेंगे। बट उससे पहले इस मटेरियलाइज्ड सिस्टम के अंदर क्या क्या और बातें हो सकती हैं, आइए देखें। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी इस शेयर होल्डर का शेयर सर्टिफिकेट खो जाए, चोरी हो जाए, यानी है ही नहीं, अब तो चला गया। तो भैया क्या, एफआईआर दर्ज कराओ और उस एफआईआर दर्ज कराने के बाद कंपनी में चले जाओ, जी हमारा ये सर्टिफिकेट खो गया है, हम ये एफआईआर लिख कर लेके आए हैं और आप हमें इसके लिए डुप्लीकेट एक रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट दे दीजिए, नया वाला। तो भैया आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। या फिर ऐसा हुआ कि उस शेयर सर्टिफिकेट पर आपके घर के चूहों ने कमाल दिखा दिया। अब भैया कुछ ना कुछ तो उसके अवशेष बचे होंगे या सारे खा गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ अवशेष बच गए तो भैया अब एफआईआर लिखाने की जरूरत नहीं है, वो बचे हुए अवशेष लेकर चले जाओ। बच्चे ने चाय गिरा दी, शेयर सर्टिफिकेट खराब हो गया।
यानी म्यूटिलेट हो गया, टॉर्न हो गया, डीफेस हो गया, ऊपर लिखा हुआ मिट गया, ऐसे भी केसेस अगर आए तो आप डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी आपसे एक सर्टिफिकेट के 20 रुपए से ज्यादा नहीं चार्ज करेगी, चार्ज करेगी जरूर, बट 20 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं करेगी। क्या ये बात समझ में आती है नहीं आती? तो मैंने क्या बताया, एक तो खो ही गया, चोरी हो गया, उसका कोई अवशेष बाकी नहीं। दूसरा है म्यूटिलेटेड, टॉर्न, डिफेस्ड, उसमें कुछ अवशेष बाकी हैं, तो पहले में एफआईआर लिखवा दो, उसकी कॉपी ले जाओ। दूसरे में जो इसमें बची हैं चीजें वो सब ले जाओ। तीसरा केस ये आ सकता है कि आपने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे, 1 से 2, 3, 4, 5 कई लोगों से खरीदे, तो बहुत सारे शेयर सर्टिफिकेट हो गए। अब आप चाहते हैं भाई इतने शेयर सर्टिफिकेट का क्या करूं? सीधा ले जाकर के कंपनी में दे दिया और कहा जी मुझे इन सबका एक कंसोलिडेटेड शेयर सर्टिफिकेट दे दो। तो ऐसे केस में कंसोलिडेटेड शेयर सर्टिफिकेट भी लिया जा सकता है। आप डिवाइड करना चाहें डिवाइड किया जा सकता है, बट उसके लिए कंपनी जो अपना चार्ज लेगी वो मिनिमम चार्ज आपको बता दिया मैंने। तो ये था दोस्तों डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का काम, ठीक है, और बहुत ही आसान काम था। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट की कहानी आपने समझ ली, ठीक है जी। लेकिन एक बात समझने वाली यह है, चाहे डुप्लीकेट शेयर हो या ओरिजिनल, आपको मेंबर्स को सर्टिफिकेट तो मिला। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो जो कंपनी अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बना रही होगी, हर कंपनी को बनाना होता है, तो कंपनी ने अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में क्या क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति का नाम, उसके नंबर ऑफ शेयर्स, डेट ऑफ बिकमिंग मेंबर, डेट ऑफ बिकमिंग मेंबर या डेट ऑफ एग्जिटिंग एज अ मेंबर, ठीक है। ये सब चीजें लिखी होंगी उसमें। साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी और भी बातें होंगी। एक चीज लिख दी जाएगी कि भाई उसे शेयर सर्टिफिकेट दिया कि नहीं दिया। अगर दे दिया तो यस लिख दिया, और किस टाइप का दिया वो लिख दिया। भैया टाइप देख लेना, ओरिजिनल इशू किया हुआ है तो ओरिजिनल लिख दिया, लेकिन मान लो उसका ओरिजिनल खराब हो गया, किसी कारणवश डुप्लीकेट देना पड़ा, तो ओरिजिनल की जगह वहां पर हम मेंशन क्या कर देंगे कि भाई इसको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट दिया गया है। क्या ये बात समझ में आती है दोस्तों? तो ये बात नोट कर लीजिए कि शेयर सर्टिफिकेट के बारे में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में हमें क्या लिखना है। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे दोस्तों आगे। अच्छा, तो दोस्तों डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट वाली जो बातें बताई थी उनको मैं आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूं। डुप्लीकेट
शेयर सर्टिफिकेट, जो तीनों बातें बताई थी आइए लिख लें उन्हें। सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिमार्क्स में कहां जाएगी? इस रजिस्टर ऑफ मेंबर में जाएगी। क्या पॉइंट बताए थे कि जी म्यूटिलेट हो गया, फट गया, कट गया, कुछ खराब हो गया, उस डीफेस हो गया, ठीक है जी। कंसोलिडेशन कराना चाहते हैं आप, सारे सर्टिफिकेट्स का एक लेना चाहते हैं या सब डिवीजन कराना चाहते हैं, इन सभी केसेस में कितने रुपए लेंगे आपसे वो? मैक्सिमम ₹20 पर शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। यहां पर भी सेम, मैक्सिमम ₹20 पर शेयर सर्टिफिकेट। और एक और पॉइंट बताया था कि अगर लॉस्ट है या डिस्ट्रॉयड है, इन सभी केसेस में आपको एक एफआईआर यानी एविडेंस देना पड़ेगा कि वाकई खो गया या चोरी हो गया। जैसे कि एफआईआर, इसमें मैक्सिमम ₹50 है, ₹50 पर शेयर सर्टिफिकेट आपसे चार्ज कर सकती है कंपनी, ठीक है जी। तो इन सभी केसेस में हम क्या करने वाले हैं? डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करने वाले हैं। कभी भी शेयर सर्टिफिकेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मर्जी के बिना तो इशू किया जाएगा ही नहीं। ये सब बातें आप जानते हैं। जो एडिशनल बात देखने वाली है वो ये है कि भैया आखिरकार कितने वक्त में आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट देना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके कितने टाइम बाद, इसके लिए मैं इसे रब कर देता हूं। इस पर्पस के लिए ध्यान रखिए, टाइम दिया गया है अलग अलग। लिस्टेड कंपनी के लिए अलग टाइम दिया गया है और अनलिस्टेड कंपनी के लिए अलग टाइम दिया गया है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? लिस्टेड कंपनी को कह दिया गया कि भैया आपको 15 दिन मिलेंगे, जिस दिन आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट आ गए वहां से 15 दिन, और अनलिस्टेड को दे दिए 3 महीने। तो टाइम टू इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है जी। क्या किया जाएगा? 2 बातें, लिस्टेड कंपनी के लिए अलग और अनलिस्टेड कंपनी के लिए अलग। लिस्टेड कंपनी के लिए कितना टाइम दे दिया? कम टाइम दिया, बहुत ही कम, विदिन 15 days ऑफ सबमिशन ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चाहिए, ठीक है कि नहीं। और अनलिस्टेड कंपनी को कितना मिला टाइम? विदिन 3 months ऑफ सबमिशन ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्स लिख दिया मैंने इधर। डॉक्स यानी डॉक्यूमेंट्स। तो ये है दोस्तों टाइम की बात, नोट कर लीजिए इसे।
चलो जी आगे। तो हमने कहा भाई मेंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर में सारी बातें पता होनी चाहिए, लेकिन रजिस्टर ऑफ मेंबर में तो हमने क्या डाली है, एक छोटी सी डिटेल कि भैया बताओ, मैं रजिस्टर ऑफ मेंबर की बात कर रहा हूं। रजिस्टर ऑफ मेंबर में हमने दिखा दिया ताकि पता लग जाए भाई इसके पास कैसा शेयर सर्टिफिकेट है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, ठीक है ना। हमने कहा कि भैया आपको बताना पड़ेगा कि शेयर सर्टिफिकेट का स्टेटस क्या है, ठीक है, कैसा है, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। रिमार्क डालना है इसमें, ठीक है कि नहीं। क्या इस रजिस्टर ऑफ मेंबर में मैं सारी डिटेल लिख सकता हूं कि जी इसमें ऐसे ऐसे हुआ, उसने ये उसके ये नंबर था, उसने इस कारण से डुप्लीकेट शेयर लिया, इस दिन अप्लाई किया, ये डॉक्यूमेंट्स दिए, फिर हमने उसे चेक किया, इस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखा। क्या ये सारी बातें रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख सकता हूं मैं? इतनी सारी बातें लिखने के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाया नहीं गया मेरे भाई। इसका मतलब हमने जो वहां ओरिजिनल और डुप्लीकेट की बात लिखी, ये तो बस एक नेसेसरी रिमार्क था। क्या वर्ड्स कहे मैंने भैया? ये तो बस एक नेसेसरी रिमार्क था कि जी ऐसा ऐसा हुआ है। तो फिर इस सारी की सारी डिटेल को भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर डिटेल कहां रिकॉर्ड करें भाई? अब डिटेल के लिए यह भी जाहिर सी बात है कि हमें इसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमें इसके लिए एक अलग रजिस्टर बनाना पड़ेगा। जी हां, वो रजिस्टर किसका होगा? वो रजिस्टर होगा रिन्यूअल और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स का। यानी उसका नाम क्या हो जाएगा? रजिस्टर ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स। उसका नाम क्या बन जाएगा? एक नया रजिस्टर, सेपरेट रजिस्टर बनाना पड़ेगा। तो भैया सेपरेट रजिस्टर बनाना पड़ेगा किसके लिए? फॉर रिन्यूअल्स या डुप्लीकेट्स के लिए, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स के लिए। अब ये जो सेपरेट रजिस्टर बनाया, इसका नाम रखा रजिस्टर ऑफ रीन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स। इसको बनाने की खास जरूरत क्यों है, वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें हम डिटेल्स नहीं डाल सकते इस रजिस्टर ऑफ मेंबर में, जबकि हमें उस सारी कहानी को यहां पर डिटेल में बताना है कि कौन आया, कब आया, क्यों आया, क्यों उसने अपने डुप्लीकेट शेयर मांगे या रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट मांगे। वो डिटेल्स जो हैं वो सारी की सारी इसी रजिस्टर में लिखी जाएंगी। क्या ये बात समझ आई या नहीं? तो क्या किया जाएगा तरीका कि पहले आप इसमें सारा का सारा अपडेट करोगे, सारी डिटेल्स को अपडेट करोगे, जैसे कि उस बंदे का नाम और जो शेयर सर्टिफिकेट्स उसके थे उसके नंबर। हर शेयर सर्टिफिकेट का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, ठीक है जी। सारे शेयर्स का भी डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं। तो उस शेयर सर्टिफिकेट पर जिस जिस शेयर को आपने खरीदा है वो सारी सीरीज के नंबर इस शेयर सर्टिफिकेट पर लिखे होंगे। तो शेयर सर्टिफिकेट में सारे शेयर के नंबर भी लिखे होंगे। अब शेयर सर्टिफिकेट की इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई, क्यों आखिरकार वो ये डुप्लीकेट या रिन्यूअल शेयर सर्टिफिकेट मांगता है, और उसमें रीजन के साथ साथ ये भी बता दो कि रिन्यूड मांगता है या डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मांगता है, और उसने क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाए, अगर दिए तो कब दिए, उसकी डेट, फिर बोर्ड ने उसे पास किया या नहीं किया, अगर पास किया तो कब किया, उसकी डेट, और फिर हमने इन सर्टिफिकेट्स को यानी रिन्यूड को या डुप्लीकेट को इश्यू किया या नहीं,
अगर इशू किया तो भाई उसकी इशू की डेट। ये सब बातें आपको डिटेल में इस रजिस्टर में दोस्तों लिखनी होंगी, और उस बात का रेफरेंस, इस हर डिटेल का, इसमें सारी ट्रांजैक्शन होंगी, तो हर ट्रांजैक्शन का एक पर्टिकुलर नंबर होगा, यानी कि ट्रांजैक्शन नंबर 1, उसमें डिटेल्स आ गई। ये ट्रांजैक्शन का रेफरेंस, इस ट्रांजैक्शन का रेफरेंस कहां लिख दिया जाएगा? इस रिमार्क में, शेयर सर्टिफिकेट के एक रिमार्क में क्या कर देंगे आप? ये सारा रेफरेंस नंबर डाल देंगे, सो दैट आप उसको चेक कर पाएं कि आखिरकार अगर ये ओरिजिनल था तो ठीक है, डुप्लीकेट इशू किया गया तो क्यों। यहां के इस रिमार्क नंबर से, ट्रांजैक्शन नंबर से आप यहां ट्रैक करेंगे और सारी डिटेल्स जान लेंगे। नोट करिए दोस्तों। चले आगे, ये रब कर दें। तो जी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मान लो इशू हो गया, ठीक है क्या नहीं? यहां तक पहुंच गए हम। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू हो गया, इशू की डेट डाल दी। अब इन सारी की सारी एंट्रीज को सर्टिफाई कौन करेगा? इन सबको सर्टिफाई करने वाला भी एक पर्सन होगा, या तो भैया कोई जो कंपनी सेक्रेटरी है उसका ये काम है, या फिर इस काम के लिए एक अपॉइंटेड पर्सन होगा बोर्ड के द्वारा, पर्सन अपॉइंटेड बाय बोर्ड, पर्सन अपॉइंटेड बाय बोर्ड। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इसे अपॉइंट करेंगे और वही इसे सर्टिफाई करेगा। तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मान लीजिए इशू हो गया, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, लेकिन ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट से कैसे डिफरेंट होगा भाई? या डिफरेंट होगा भी या नहीं होगा? ये तो बात तय है भैया, इसे डिफरेंट बनाना पड़ेगा, बोलो हां या ना? यस। तो इस शेयर सर्टिफिकेट पर, जो कि डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है, मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा जिससे वाकई पता लगे कि यह वाकई डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है। भले इसे कंपनी ने ही इशू किया है पूरे प्रोसेस के बाद, लेकिन फिर भी प्रोमिनेंटली दिखाना पड़ेगा कि वाकई भैया ये तो डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट पर लिख दिया जाएगा कि दिस डुप्लीकेट, मतलब इस पूरे फेस पर लिख देंगे, सामने फेस पर, पीछे नहीं, छोटी जगह नहीं, प्रोमिनेंटली बड़ा बड़ा, कि डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशूड इन ल्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट नंबर सो एंड सो। एक तो भैया ये लाइन लिख दो, बता दो साहब कि भैया इन शेयर्स के लिए हमने ये इश्यू किया है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से उसे बताना पड़ेगा कि ये एक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है और पुराने इन शेयर सर्टिफिकेट नंबर्स की जगह पर इसे इशू किया गया। ये है दोस्तों पॉइंट नंबर 1। इसके साथ साथ आपको एक बात और शो करनी पड़ेगी, और वो क्या शो करनी पड़ेगी कि प्रोमिनेंटली, मैंने वर्ड बार बार रिपीट किया, प्रोमिनेंटली आपको शो करना पड़ेगा वर्ड डुप्लीकेट। ये प्रोमिनेंटली आपको शो करना पड़ेगा ताकि अलग से नजर आ जाए भैया बड़े अक्षरों में। इज दैट वेरी क्लियर? ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है।
नोट करिए इसे। चलें जी आगे। मैं इसे रब कर देता हूं अभी। अच्छा, इससे पहले कि इसे रब करूं, इन दोनों का एक पॉइंट बता दूं कि अब हमारे पास जो ये दोनों रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर नंबर 1 तो था ही, रजिस्टर नंबर बन ही रहा है जिसमें रिमार्क डालना है। ये जो दूसरा रजिस्टर आ गया, ये कहां रखोगे मेरे भाई? सारे के सारे रजिस्टर और डॉक्यूमेंट्स जनरली कहां रखे जाते हैं? हेड ऑफिस में। अब जहां पर भैया आपने ये रखा हुआ है अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर, वहीं पर ही आपको रखना पड़ेगा अपना रजिस्टर ऑफ रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स। इस बात को हमें ध्यान रखना होता है कि ये सारे के सारे रजिस्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनकी केयर भी उतनी जरूरी है। केयर भी इतनी जरूरी है। और जैसे सर्टिफिकेशन किसने किया था? कंपनी सेक्रेटरी और पर्सन अपॉइंटेड बाय बोर्ड ने। तो भैया इनकी केयर भी कौन करेगा? यही लोग करेंगे। तो या तो बोर्ड ने स्पेसिफिकली अपॉइंट किया होगा। किसे? बोर्ड ने भैया स्पेसिफिकली अपॉइंट कर दिया होगा। किसको? एक पर्सन को। तो अगर तो उस पर्सन को अपॉइंट किया गया है तो भैया वो खुद इसकी देखभाल करे, या अगर कंपनी का कोई सेक्रेटरी भी है तो फिर कंपनी सेक्रेटरी इन सारी बुक्स की केयर करेगा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? सवाल ये आता है भैया, इनकी कस्टडी में तो आ गई, कितने साल तक उन्हें इन बुक्स की केयर करनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछा मैंने? कि कितने साल तक आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखने हैं, ये बुक्स बना के रखनी है। तो ऑल बुक्स, कौन सी? रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स। ऑल बुक्स रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, इसको प्रिजर्व करना पड़ेगा। कंपनी प्रिजर्व करके रखेगी भैया, इसे संभाल के रखेगी। कितने सालों तक? फॉर 30 years, 30 साल तक संभाल के रखना पड़ेगा। यस, पुरानी 30 साल पुरानी किताबें संभाल के रखनी पड़ेंगी। लेकिन मान लो कोई केस चल रहा है, तो केस तो हो सकता है उससे भी ज्यादा निकल जाए, फिर क्या होगा? इफ सम लीगल केस इज गोइंग ऑन, इज पेंडिंग, तो भैया टिल द डिस्पोजल ऑफ दैट केस। क्या ये बात समझ में आती है दोस्तों? संभाल के रखनी पड़ेगी। फिर रखती है अगली बात, ऑल बुक्स की बात समझ आ गई। केयर कौन करने वाला है इन सारी बुक्स की?
केयर मैंने आपको बता दिया कौन करेगा, कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी करेगा, और पर्सन अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन दिस बिहाफ। ठीक है कि नहीं? अब सवाल ये आता है मेरे भाई कि जो वो डॉक्यूमेंट आए थे, जैसे कि डिफेज्ड, म्यूटिलेटेड, आए थे कि नहीं, या टॉर्न, तो क्या किया जाए? संभाल के रखूं मैंने? सबसे पहले भैया वो जो आए हैं उनको तो कैंसिल मार्क करो, उस पे लिख दो साफ कैंसल्ड, कैंसल्ड का मार्क लगाओ। फिर भी इनको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। जानते हो कितने टाइम तक? 3 साल तक। प्रिजर्व टिल 3 years। जब से वो आए तब तक 3 साल तक आप इसे प्रिजर्व करके रखेंगे। आफ्टर दैट these can be destroyed। डिस्ट्रॉय कर दो। कैसे? एज पर डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आप क्या कर सकते हो? डिस्ट्रॉय कर सकते हो। कब? 3 साल के बाद, उससे पहले नहीं। नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर चलेंगे अगले पॉइंट पर। केयर करने का मतलब इनकी सेफ कस्टडी में रहेगा, ये नोट कर लेना। सेफ कस्टडी ऑफ CS और पर्सन अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, ये पर्सन एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, तो पर्सन और पर्सन ले सकते हैं, लेकिन जब ये पर्सन्स बन जाते हैं तो ये कमिटी बन जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर एक पर्सन का काम है तो भैया एक को सौंप दिया, उन्हें लगता है ज्यादा लोग चाहिए तो एक कमिटी बना सकते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन्स की। इज दैट क्लियर? नोट कर लीजिएगा। एक पर्सन है तो ठीक है, अदरवाइज ज्यादा होंगे तो कमिटी कहलाएगी। एक पॉइंट इसमें और बाकी है, फिर चलते हैं आगे। चलिए थोड़ी जगह लिख लेते हैं सर। 1 मिनट, आइए देख लें सर। बुक्स की बात हो गई है, डीफेस जो आए थे उनकी बात हो गई है, लेकिन अगर आपको ये सर्टिफिकेट्स चाहिए तो कोई ना कोई फॉर्म्स भी तो होंगे, फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे आपको। तो ऐसे केस में जो ब्लैंक फॉर्म्स हैं उनका क्या? किस पर्पस के लिए? कि आपको शेयर सर्टिफिकेट चाहिए। ब्लैंक फॉर्म्स टू गेट डुप्लीकेट या रिन्यूड शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म फिलअप करोगे कि नहीं? तो आपको फॉर्म्स इसलिए फिलअप करने पड़ते हैं, रीजन बताने के लिए। एक एप्लीकेशन टाइप है और ये सारे फॉर्म्स सीरियली नंबर्ड होते हैं, ठीक है कि नहीं? दीज आर सीरियली नंबर्ड और इनकी प्रॉपर केयर की जाती है, ठीक है? इनको भी प्रॉपर कस्टडी में रखा जाता है। इज दैट वेरी क्लियर? किसकी कस्टडी में? वो ऑलरेडी क्लियर है, यही लोग सारी केयर करेंगे इसकी। और जैसे जैसे फॉर्म्स यूज किए जाएंगे तो जो रजिस्टर बनाया था हमने, कौन सा?
रजिस्टर ऑफ रीन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट्स, उन पर्टिकुलर केसेस में जैसे ट्रांजैक्शन नंबर लिखा था वहां पर हम क्या करेंगे, साथ में एक फॉर्म नंबर भी आएगा। फॉर्म नंबर कहां से आएगा, वो फॉर्म नंबर हमने कहां से उठाया, जो ब्लैंक फॉर्म से आया, तो वहां पर वो मेंशन करेंगे कि इस ब्लैंक फॉर्म के थ्रू हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई थी। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। चलिए आगे। ओके, मैंने अभी शेयर्स का मटेरियलाइज्ड सिस्टम ही बताया दोस्तों। अभी मैंने आपको डीमटेरियलाइज्ड सिस्टम के बारे में नहीं समझाया, यानी डिपॉजिटरी सिस्टम अलग से करेंगे हम उसे, वो पूरा का पूरा डिफरेंट काम है और अभी इस क्लास में उसे करने की जरूरत नहीं है, करेंगे उसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। और आज की डेट में शेयर सर्टिफिकेट तो भैया गिने चुने ही लोग लेते होंगे, क्योंकि सारे के सारे ऑनलाइन काम करना चाहते हैं। ठीक बात है कि नहीं? तो डीमटेरियलाइज का मतलब ये होता है कि भैया शेयर सर्टिफिकेट आपको पेपर फॉर्म में नहीं मिलेंगे, अकाउंट में आपके नंबर आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएंगे। और इस तरीके से आपको डीमटेरियलाइज सिस्टम सिखाया जाएगा। उससे पहले मान लो शेयर सर्टिफिकेट का फ्रॉड में इस्तेमाल होता है, किसी पब्लिक लोगों को या इन्वेस्टर्स को किसी भी तरीके से फ्रॉड करने के मकसद से काम होता है। अब सवाल ये आता है कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो क्या होगा?
फ्रॉड के मकसद से अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पेनल्टी के प्रोविजंस है, पीनल प्रोविजंस in case of fraud related to share certificates। ठीक है जी। अब भैया फ्रॉड कौन कर सकता है, सवाल यह है। फ्रॉड में कंपनी भी शामिल, और कंपनी तो देखो भाई लोगों के द्वारा ही चलाई जा रही है, कंपनी की भी जिम्मेदारी है। तो कंपनी के अगेंस्ट क्या है, अगेंस्ट कंपनी ठीक है जी, कंपनी तो देगी जो भी नुकसान है, फाइन देगी, डैमेजेस देगी, लेकिन कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनका क्या, उनको अलग से पकड़ा जाएगा। मैंने आपको एक सेक्शन पहले भी समझाया था, सेक्शन 447 पेनल्टी का, ऑफिसर्स के लिए सजा का प्रोविजन जो था फाइन वाला, याद है कि नहीं, वही प्रोविजन यहां पर अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं अगेंस्ट कंपनी, तो कंपनी को तो भैया फाइन लगना है, सीधी सीधी बात है, जेल में तो आप भेज नहीं सकते, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो फाइन कितना मेरे भाई, सवाल ये आता है। एक रेंज बता दी, रेंज ये कि 5 times to 10 times, यानी 5 गुना से लेकर के 10 गुना तक, किसका, ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, वही शेयर्स जितने के शेयर सर्टिफिकेट इन्वॉल्व हैं, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। और ये 5 से लेके 10 ये कौन तय करेगा, कोर्ट या ट्रिब्यूनल। तो एक तो ये अमाउंट निकाल लो, या फिर 10 करोड़ रुपए, इन दोनों में से जो हायर होगा ना, वो फाइन का अमाउंट होगा। किस पर, कंपनी पर। क्या वर्ड्स गए मैंने, शेयर सर्टिफिकेट्स में जितने शेयर्स की फेस वैल्यू की बात हो रही है, उसका 5 गुना से लेकर 10 गुना, यह डिसाइड कौन करेगा, यह डिसाइड किया जाएगा भैया कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा, या फिर रुपए 10 करोड़, विच एवर इज हायर। ये कंपनी के ऊपर फाइन है दोस्तों। क्या ये बात समझ में आती है? जो सेक्शन 447 है वो हमने पहले ही सीखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक था इंप्रिजनमेंट का काम, जेल का, क्योंकि पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, जेल में भी भेजा जा सकता है। फाइन तो अलग से लगाएंगे इस पर। कितना, आइए देखें। इंप्रिजनमेंट कितनी, 6 महीने से लेकर के 10 साल तक की, यानी मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 10 साल। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट का केस नजर आ गया मेरे दोस्तों, तो भैया यही 6 महीने मिनिमम कितने बन जाएंगे, 3 साल। मैक्सिमम सेम रहेगा, मैक्सिमम 10 साल ही रहेगा। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट का केस नजर आ गया, यानी पब्लिक एट लार्ज का नुकसान हो रहा है, तो भैया फिर तो
तुम्हारी इंप्रिजनमेंट कम से कम 6 महीने नहीं, कम से कम 3 साल होगी। यह बात है। फिर फाइन कितना? फाइन में निकाल लो भैया अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड। इस अमाउंट को कैलकुलेट कर लो। मिनिमम तो इतना तुम्हारा फाइन है ही है, ठीक बात है कि नहीं? मिनिमम। मैक्सिमम कितना? तो ये जाएगा कहां तक? 3 टाइम्स ऑफ किसका? 3 टाइम्स? 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड। यानी इसी अमाउंट की बात हो रही है। तो अगर मिनिमम देखें तो भैया मिनिमम कितना फाइन? मिनिमम है अमाउंट इन्वॉल्व। मैक्सिमम कितना? इसी का 3 गुना। जेल मिनिमम 6 महीने की, मैक्सिमम 10 साल की। लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट हुआ, मैं इसको अलग से लिख देता हूं, पब्लिक इंटरेस्ट में जो ये मिनिमम सजा है ये दोस्तों 6 महीने की जगह 3 साल हो जाएगी। ये शेयर सर्टिफिकेट से जुड़ा सारा का सारा काम यहां पर खत्म होता है। ठीक है जी, नोट करिए, फिर चलेंगे आगे।